नमस्कार दोस्तों। ये जो राजस्थान ज्योग्राफी का क्लास है, राजस्थान ज्योग्राफी की ये क्लास, चाहे आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, चाहे वीडियो, चाहे कांस्टेबल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। अब तक हमने राजस्थान भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों के विभाजन को पढ़ा था, जिसमें से हम पश्चिमी मरुस्थल पार्ट को पढ़ चुके हैं और पश्चिमी मरुस्थल को हमने दो भागों में विभक्त किया। इसमें से एक शुष्क मरुस्थल हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल की हम बात करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का पार्ट, ये अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अब इसी अर्धशुष्क मरुस्थल को मैं 4 भागों में विभक्त करता हूँ और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो भाग है हमारा, ये है गग्गर का बेसिन। गग्गर के बेसिन की जब बात करता हूं तब बेसिन का अर्थ होता है नदी के द्वारा जो अपवाह तंत्र है। गग्गर नदी का जो अपवाह तंत्र आएगा ये गग्गर बेसिन में आएगा और नदी अपने अपवाह तंत्र में अपने साथ कुछ जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आती है। जब मैं जलोढ़ मिट्टी को पढ़ूं, जब मैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखूं तो मेरे सामने जलोढ़ मिट्टी के वर्गीकरण में 4 प्रकार होते हैं। एक होता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र का अर्थ हुआ कि नदी पहाड़ से जब निकलती है उस वक्त पत्थरों की सघनता के कारण से उस पथरीले मार्ग पर मुझे नदी की अवस्थिति दिखाई नहीं देती है, नदी लुप्त रहती है। इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। दूसरी, उसी भाबर क्षेत्र से नदी आगे निकल करके जब समतली मैदानी भाग में आती है, उस समतली मैदानी भाग में नदी मुझे दिखाई देने लगती है, तो जहां से नदी की दिखना आरंभ होती है उस क्षेत्र को मैं तराई क्षेत्र कहूंगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 नाम यहां लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं मैं बांगर, एक लिख रहा हूं मैं खादर। बांगर क्या है और खादर क्या है, जिसे समझने के लिए जैसे ये किसी नदी का अपवाह तंत्र है। मान लीजिएगा कोई नदी है जो यहां से प्रवाहित हो रही है। ये नदी अपने साथ में मिट्टी को लेकर के यहां से अपर्दन करती है, मृदा का अपर्दन होता है। और मृदा के अपर्दन को ज्यादातर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? और रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपर्दन को कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन के लिए जानी जाने वाली नदी चंबल नदी, तो चंबल नदी है वो मृदा अपर्दन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। जब ये नदी अपने साथ मिट्टी को ले जाती है, ये मिट्टी को वहीं पर बिछा देती है और इसी कारण से नदी द्वारा निर्मित मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। अब यदि इस नदी के प्रवाह के बीच में कोई कठोर चट्टान या किसी भी तरह का अवरोध आने पर नदी अपने मार्ग को बदल करके और अपने प्रवाह की दिशा को डाइवर्ट कर रही है। अर्थात जो नदी पहले इसी दिशा में जा रही थी सीधी, वो नदी यहाँ पर पहले जलोढ़ मिट्टी को यानी उपजाऊ मिट्टी को डाल चुकी है, लेकिन अब इस नदी का प्रवाह इस तरफ होने के कारण से ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई और यहाँ जो नई मिट्टी यहाँ पर लाई गई है, इसे यहाँ बिछाने के कारण इसे मैं नवीन जलोढ़ मिट्टी कहूंगा। अब इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को मैं बांगर प्रदेश कहता हूँ और इस नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को मैं खादर प्रदेश कहता हूँ। तो यहां से मेरा बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब मैं इस बांगर की बात करता हूं तो मेरे जहन में बांगर प्रदेश भी आता है और एक वागड़ प्रदेश। यहां से भी प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बागड़ प्रदेश यदि कहा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया, लेकिन बांगर प्रदेश यदि कहा जाए तो शेखावटी बेल्ट का जो एरिया, ये बांगर प्रदेश में आता है। अब अर्धशुष्क मरुस्थल का जो पहली बात मैंने कही है गग्गर का बेसिन। गग्गर का बेसिन है मतलब गग्गर नदी के द्वारा अपवाह तंत्र में, गग्गर नदी के अपवाह तंत्र में शामिल जिले
ये घग्गर के बेसिन में आता है। और जब मैं घग्गर नदी के अफवाह को देखूं तो मुझे ये पता है कि घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील से इसका प्रवेश होता है। टिब्बी तहसील से होते हुए ये गंगानगर को जाती है और गंगानगर में ही ये लुप्त होती है। जब जल की अधिकता होती है तब इसका जल पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाता है और पाकिस्तान में इस नदी के अफवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है। क्या था? हकरा। पाकिस्तान में नदी के अफवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है। वही हनुमानगढ़ में इस नदी के जो पाट रहती है, अफवाह तंत्र रहती है, उसे नाली के नाम से कहा। तो ये हो गया घग्गर का बेसिन, जिसमें मुख्यतः हमारे 2 जिले हमने अभी पढ़े हैं। एक तो आता है गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये घग्गर बेसिन में मेरा अर्धशुष्क मरुस्थल का पहला। दूसरा वर्गीकरण जब मैं करूं तब मैं करूंगा शेखावाटी प्रदेश। अब इस शेखावाटी प्रदेश से मैं क्या जानूं? शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं, मेरे पास 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। मैं यहां लिख रहा हूं तीनों जिलों के नाम, चूरू, झुंझुनू प्लस सीकर। इस शेखावाटी प्रदेश को ही बांगर प्रदेश कहा जाता है। यानी बांगर प्रदेश का भी भाग जो है वो राजस्थान में शेखावाटी बेल्ट के आसपास का ही है और इन तीनों जिलों को मैंने शेखावाटी प्रदेश कहा। जब मैं शेखावाटी प्रदेश की बात करूं तब यहां भी मैं एक नदी के अफवाह तंत्र को देखता हूं और वो नदी है मेरी कातली नदी, जो कि राजस्थान में अंतः प्रवाह की प्रमुख नदी है। अंतः प्रवाह की प्रमुख नदी है कातली नदी। इस कातली नदी के उद्गम की यदि बात करूं तो मुझे पता है कि खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम है। यही कातली नदी सीकर से होती हुई झुंझुनू में प्रवेश करती है और झुंझुनू और चूरू की बॉर्डर पे जाकर के ये लुप्त हो जाते हैं, यानी अंतः प्रवाहित हो जाते हैं। जब चूरू के बॉर्डर पर ये अंतः प्रवाहित हो रही है, मतलब कातली नदी के अफवाह तंत्र में मैं चूरू को शामिल नहीं करूंगा। कातली नदी के अफवाह तंत्र की बात करूं तो वहां पे सीकर और झुंझुनू, ये 2 जिले ही मेरे पास आते हैं और इन 2 जिलों को और कातली नदी के अफवाह तंत्र को मैं एक नाम देता हूं जो कि तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तोरावाटी प्रदेश। जब मैं झुंझुनू में इसकी लुप्त होने की बात करता हूं तो झुंझुनू और चूरू के बॉर्डर पर जाकर के ये नदी विलुप्त हो रही है। यदि थोड़ा सा जल की अधिकता से ये नदी चूरू में प्रवेश करती तो राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नदी नहीं है और वो 2 जिले जब मैं पढ़ता हूं तो एक बीकानेर और एक चूरू। यदि ये कातली नदी इस झुंझुनू से होते हुए चूरू तक जाती तो चूरू का नाम इस लिस्ट से गायब होता, लेकिन चूंकि ये नहीं जा पा रही है इसलिए चूरू में भी कोई नदी नहीं व्याप्त है और इसी प्रदेश को इन 2 जिलों में जहां इसका अफवाह तंत्र है उसे तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। और इसी तोरावाटी प्रदेश में जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम कहते हैं तोरावाटी बोली। जब मैं कातली नदी की बात कर रहा हूँ, कातली नदी के अफवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ, तब मुझे एक सभ्यता भी याद आ रही है और वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता का भी विकास जो है वो कातली नदी के तट पर ही हुआ है और गणेश्वर सभ्यता को एक अन्य नाम जो मैं दूंगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जब मैं इसे जननी कह रहा हूं इसका मतलब राजस्थान में और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले तांबे के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो मुझे इस गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऐसा है कि सिंधु घाटी के लोग भी तांबे का आयात करते थे, वो
गणेश्वर से यानी हमारे राजस्थान से। सर गणेश्वर का गणेश्वर सीकर में, कातली नदी के तट पर ही गणेश्वर सभ्यता विकसित है, जो कि सीकर में आती है। इसी गणेश्वर सभ्यता में जब मैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कह रहा हूं, तभी ताम्रवती नगरी का भी कॉन्सेप्ट मुझे याद आना चाहिए। और ताम्रवती नगरी जिस सभ्यता को कहा जाता है, वो सभ्यता है आहड़ सभ्यता। और ये आहड़ सभ्यता मुझे कहां से प्राप्त हो रही है? उदयपुर में। उदयपुर में किस नदी के तट पे प्राप्त हो रही है? आयर नदी के तट पे प्राप्त हो रही है। ये आयर नदी वही आयर नदी है जो बाद में बेड़च नदी के नाम से भी जानी जाती है। सर एक वो अपनी आरती चलती है महाराज की, जयम जय शक्ति, उसमें एक लाइन आती है, तांबावती नगरी मारुपावती नगरी। तो कहीं ये तो नहीं यहाँ तो आते हैं कि ऐसा तो सर वो पौराणिक कथा में नहीं पता मुझे। यहाँ सिर्फ हमें ये याद रखना ताम्रवती नगरी, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ताम्रवती नगरी और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, यदि जननी कहे तो गणेश्वर में जाना है, नगरी कहे तो आहड़ में जाना है। आहड़ सभ्यता में तांबे की प्रचुरता के कारण से और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त होने के कारण से इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी के अंतर्गत इसी आयर नदी पर बेड़च नदी उदय सागर झील तक जब ये नदी आती है तो इसे आयर कहते हैं। उदय सागर झील के बाद जब ये नदी निकलती है तो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और यही बेड़च नदी आगे जाकर के आपकी भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी के साथ में मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के वर्गीकरण और हैं जिसमें हम नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश को पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।